नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुणे में सम्मानित किया। अजीत डोभाल को लोकमान्य तिलक मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अमित शाह ने उन्हें पारंपरिक पुणेरी पगड़ी, स्मृति चिन्ह, एक चेक और गीता रहस्य किताब भी भेंट की। यह आयोजन स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर किया गया था। इस पुरस्कार के साथ ही अजीत डोभाल का नाम देश की उन महान हस्तियों की सूची में शामिल हो गया है जिन्हें पहले यह सम्मान दिया जा चुका है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह और पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तिलक स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक तिलक ने बताया कि डोभाल को राष्ट्र की सुरक्षा में उनके अद्वितीय और साहसिक जीवन भर के योगदान के लिए सर्वसम्मति से चुना गया था। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार भी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने कहा कि जब मैं गुजरात का गृह मंत्री था तब मैं अजीत डोभाल से मिला था। देश में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों की जांच और उनका खुलासा गुजरात पुलिस ने किया था। जब भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें अजीत डोभाल का योगदान एक स्वर्णिम अध्याय होगा। वहीं भाजपा प्रवक्ता शाहजाद पूनेवाला ने अपने बीजेपी छोड़ने के बाद सोशल मीडिया पर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने दावा किया कि कुछ लेफ्ट लिबरल लोग उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगने वाले गुट में शामिल होने के लिए कह रहे हैं। शाहजाद पूनेवाला ने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि उन्हें ठीक से तानाशाह बनना नहीं आता। उन्होंने कहा कि अगर वास्तव में वो तानाशाह होते जैसा उनके विरोधी आरोप लगाते हैं तो फिर लोग खुलेआम उनके खिलाफ प्रदर्शन, बयानबाजी और इस्तीफे की मांग कैसे कर पाते। पूनावाला ने यह टिप्पणी ऐसे समय में की है जब सोशल मीडिया पर उनके भाजपा छोड़ने की चर्चाएं तेज थी। इन अटकलों के बीच उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर वीडियो साझा कर इन खबरों को खारिज करने की कोशिश की। उन्होंने विपक्ष और आलोचकों पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र में असहमति की पूरी आज़ादी है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को तानाशाह बताने का आरोप तथ्यों से परे है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में नई बहस शुरू हो गई है और सोशल मीडिया पर इसे लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश जी, शाहजाद पूनेवाला का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तानाशाह बनना नहीं आता। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बयान दिया है कि कुछ लोग, जब से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है तब से कुछ लोग उन्हें प्रधानमंत्री के इस्तीफा मांगने वाले गुट में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं या बोल रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस बयान को? देखिए, अभी शाहजाद पूनावाला मुखर आवाज थे, अल्पसंख्यक समुदाय से आते थे और बहुत अच्छी तरीके से अगर आप डिबेटों में आप उनको देखते होंगे तो उनके कतार के और उनके संग साथी जितने भी भारतीय जनता पार्टी के और भी दूसरे जो प्रवक्ता हैं उनके मुकाबले उनके तथ्य ठीक रहते थे और अच्छा काउंटर करते थे, क्योंकि शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं और अनुभव अच्छा है, कांग्रेस में लंबे समय तक रहे। लेकिन अचानक उनका इस्तीफा दे देना और इस्तीफा ऐसे समय में दे देना जिस समय ऐसे मुखर प्रवक्ताओं की जरूरत थी भारतीय जनता पार्टी को। अब आपने कहा कि उनको उस गुट में शामिल कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री का इस्तीफा वगैरह मांग रहे हैं। जाहिर से इस तरीके से आरोप उनके ऊपर लगेंगे और आरोप लगने भी चाहिए, क्योंकि देखो, आप पूरी जब से मोदी सरकार हुकूमत में आई है, केंद्र में आई है, नजमा हेपतुल्ला जो बीसी जामिया होती थी और गवर्नर भी रही हैं, उनके इस्तीफे के बाद जब 75 साल का इन्होंने एक टाइमलाइन फिक्स की थी कि 75 साल का जो व्यक्ति कोई भी पद पे नहीं रह पाएगा, तो सबसे पहला विकेट जो गिरा था नजमा हेपतुल्ला का गिरा था, जबकि वो 75 साल की हुई नहीं थी। तो उसके बाद में अगर मैं नाम गिनाऊं, शाहनवाज हुसैन साहब हो जाएं, मुख्तार अब्बास नकवी हो जाएं और दो एक उत्तर प्रदेश से नाम आते हैं, पूर्व क्रिकेटर खान साहब हो जाएं, तो कोई भी ऐसा मुस्लिम फेस आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी में किसी बड़े कद पे नहीं है। एक दो अब्बाद हो सकते हैं नाम, जैसे बिहार के इस समय राज्यपाल हैं, मुस्लिम हैं,
आरिफ खान हो जाएं, दो एक नाम ऐसे हो सकते हैं, लेकिन उनका राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं है। वो ऐसे संवैधानिक पदों पे है जिनकी डायरेक्ट राजनीति में कोई दखल अंदाजी है नहीं। अब इस मामले में अगर देखा जाए कि अगला चुनाव या कोई और किसी संवैधानिक पद पे जाने के लिए शहजाद पूनावाला बहुत समय से कोशिश कर रहे थे, क्योंकि मैं उनको व्यक्तिगत जानता हूँ। कई बार डिबेटों में हम लोग सहभागिता भी हमने निभाई है, और वैसे भी बहुत लंबे समय से जब कांग्रेस से तब से मैं उनको जानता हूँ। तो साहिल जी, बात ये तथ्यात्मक रूप से मुझे लगता सही होती है। कोई किसी भी संस्थान में जब संस्थागत होता है 1 साल 2 साल या लंबे समय तक, तो उनके अंदर भी कुछ आकांक्षा होती है कि मुझे कुछ मिले। भाई, सिर्फ प्रवक्ता बन जाने से आपका काम नहीं हो सकता है। प्रवक्ता तो संबित पात्रा भी थे, उनको पूरी से चुनाव लड़वाया गया। आज की डेट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में है, और प्रवक्तागिरी वो कम करते हैं। अब वो पार्लियामेंट में सरकार का पक्ष रखते हैं। तो इस कतार में सुधांशु त्रिवेदी जा सकते हैं, दूसरे प्रवक्ता जा सकते हैं। तो ये ऐसे प्रवक्ता थे जिनको कतार से अलग कर दिया गया था। और इस्तीफा जो हुआ है, इस इस्तीफे की जो नई चाशनी है और बहुत कड़वी चाशनी है, वो 1-2 दिन में बाहर निकल के आने वाली है जी। और लेकिन जिस तरीके का इस वक्त हालात नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जंतर मंतर पर पूरी केंद्र सरकार के खिलाफ एक ज़ोरदार प्रदर्शन हमने देखा, उसमें भी ये कहा गया कि सरकार को छात्रों के आगे झुकना पड़ा। उसके तुरंत बाद, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, कि जब अपने बड़े प्रवक्ताओं की सबसे ज़्यादा ज़रूरत भारतीय जनता पार्टी को है, उस बीच शहजाद पूनावाला इस्तीफ़ा दे देते हैं। हालांकि वो लगातार ये कहते हुए नजर आए कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं हूँ। आज भी जिस तरीके का उन्होंने बयान दिया है, उससे यही साफ तौर पर जाहिर हो रहा है, क्योंकि वो बार बार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने व्यंग्यात्मक तौर पर यह कहा कि प्रधानमंत्री को तानाशाह बनना ही नहीं आता है, और जिस तरीके से उन्होंने बार बार ये दोहराया है कि वो प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं है किसी भी तरह से। दूसरी तरफ उनके भाई खुद केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इन तमाम चीजों को जोड़कर अगर हम देखें तो इस वक्त किस तरीके की रणनीति के तहत शहजाद पूनावाला आगे बढ़ रहे हैं, ये समझ पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। देखिए, मैं इस पूरी क्रोनोलॉजी को आपको समझाता हूं मैं। देखिए, शहजाद पूनावाला मुझे लगता है 1-1.5 महीने से काफी पीड़ित थे। अब वो पीड़ित क्यों थे? वो ये था, जो चंदा चोरी का जो मामला बाहर निकल के आया माँ बाप का, तो उसमें तकरीबन भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मुखर कार्यकर्ता थे और या प्रवक्ता थे, स्पोक पर्सन थे, उन्होंने इस मुद्दे पे बोलने से मना कर दिया था। मैं यह नाम नहीं किसी का लेना चाहता हूं, और 4-5 नाम ऐसे हैं, क्योंकि ये सारे लोग मिलते रहते हैं। क्योंकि मैं जब बाकी चैनलों में भागीदारी करता हूं डिबेट में, तो मुझे इनकी जड़ और नबज पता है। तो कौन कौन इस मुद्दे पे बोलने के लिए बच रहा था, कौन आना नहीं चाह रहा था, वो सब मुझे पता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बीच में क्या है, चैनलों में इन्हीं का नाम आगे बढ़ा रही थी कि आप बोलो। अब दूसरी बात ये है कि आप अल्पसंख्यक से आते हो, आप मुसलमान हो, और ये मुद्दा है सनातनियों से जुड़ा हुआ है जी। अब उस पर आप क्या बोलोगे? और लेकिन जितना उनको बोलना था वो बोलते रहे, लेकिन 2 महीने तक इनको खूब अच्छी तरीके से बुलवाया गया। तो अब इस बीच में पर्दे के पीछे अंदर क्या होता है, ये तो देखो चीजें समय के बाद ही पता चल पाती हैं, लेकिन निकलती जरूर हैं। लेकिन 2 चीजें साफ हैं। एक तो ये है कि जिन मुद्दों पे सरकार बोलने से बचती है, इनके प्रवक्ता बोलने से बचते हैं, उस कंडीशन में इनको आगे करा जाता था। मेन जो पॉइंट है एक ये है, और दूसरा ये है, इनको जब प्रवक्ता का पद दिया गया था तो ये कहा गया था 5 साल के बाद में आपको हम लोकसभा का चुनाव कहीं से भी लड़ाएंगे। दिल्ली जामिया से इनकी बात हुई थी कि आपको दिल्ली से आपको सीट देंगे। इस पे शहजाद पूनावाला ने ओके भी करा था। लेकिन अंततोगत्वा क्या है, दिल्ली का चुनाव भी संपन्न हो गया, 2024 का भी चुनाव संपन्न हो गया, और राज्यसभा सीटें अभी जितनी फिलअप होनी थी तो उनमें भी इनका नाम आगे बढ़ा था, लेकिन उनमें भी इनको नाम आगे नहीं बढ़ाया। तो फिर उन्होंने सोचा कि ऐसे पार्टी की सेवा करने से क्या फायदा, तो उन्होंने अपना फैसला लिया, इस्तीफा दे दिया। अब बात आ जाती है डर वाली बात। ये पूरा देश अचंभित है कि शहजाद पूनावाला पार्टी से हटने के बाद में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं। देखिए, यहाँ पे डर सामने दिखाई देता है।
जब 15 साल की बच्ची को उनके अगर मुंह से कुछ निकल गया, जब उनको ये नहीं छोड़ सकते तो शहजाद पूनावाला को कैसे छोड़ देंगे? भाई 15 साल की बच्ची ने अगर आके जंतर मंतर पे अगर आगोश में आके कुछ कह दिया तो उनका पूरा इकोसिस्टम, पूरी मशीनरी, आरएसएस से लेके बीजेपी उनको खोजने में लग गए थे और उनको खोज के बाहर निकाला। एफआईआर भी दर्ज हुई और उससे वीडियो भी, माफी भी मंगवाई गई, लेकिन उसका तब तक फिर भी शांत नहीं हो रहा है। तो ये सब जो नपी तुली जो पटकनियां जो सामने आ रही हैं, मुझे लग रहा है शहजाद पूनावाला के इस्तीफे के पीछे बहुत कुछ ऐसा है जिसपे अभी कुछ चीजें खुल के नहीं निकल के आ पाई हैं। और ये बात शहजाद पूनावाला बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो उनका आगे हर्ष क्या हो सकता है और वो कितनी बड़ी परेशानी में समझ सकते हैं, ये मुझे लगता है शायद जी आपको मेरे से ज्यादा ये शहजाद पूनावाला समझते हैं जी। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो शहजाद पूनावाला का बड़ा बयान यहाँ पर सामने आया। उन्होंने व्यंग्यात्मक तौर पर कहा कि मोदी को तानाशाह बनना आता ही नहीं है। बीजेपी छोड़ने की अटकलों पर उन्होंने जवाब दिया। सोशल मीडिया पर उनका बयान अब चर्चाओं का विषय बन गया है और एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में शहजाद पूनावाला के बयान से चर्चाओं का माहौल गर्म है। अयोध्या के राजश्री दशरथ मेडिकल कॉलेज में शनिवार को एक लैब टेक्नीशियन छात्र के पास से बम बनाने से जुड़ी जानकारी मिलने की खबर सामने आई है। खबर के सामने आने के बाद कॉलेज परिसर में तनाव का माहौल बन गया। पुलिस ने छात्र को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस ने छात्र के लैपटॉप को भी कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मामला सामने आने पर मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। शुरुआती जानकारी के अनुसार छात्र की ड्यूटी के दौरान उसके लिखे गए कथित नोट पर कर्मचारियों की नजर पड़ी, जिसके बाद पूरे मामले की जानकारी अधिकारियों को दी गई। फिलहाल पुलिस और संबंधित एजेंसियां मामले के हर पहलू की जांच कर रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने और सभी तथ्य सामने आने के बाद ही ये स्पष्ट होगा कि पूरे मामले की वास्तविकता क्या है। अभी तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने की बात नहीं कही गई है। लंदन के अंदर खींचतान खुलकर सामने आने लगी है। कांग्रेस ने राष्ट्रीय जनता दल और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वो गठबंधन को लेकर गंभीर नहीं है और चुनाव प्रचार में महागठबंधन की एकजुटता दिखाई नहीं दी। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि कई सीटों पर गठबंधन की भावना के अनुरूप काम नहीं हुआ। वहीं आरजेडी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस बेवजह बयानबाजी कर रही है। पार्टी का कहना है कि महागठबंधन पूरी तरह मजबूत है और सभी सहयोगी दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। दोनों दलों के बयानों के बाद बिहार की सियासत में हलचल तेज होती हुई दिखाई दी। हालांकि दोनों दलों ने गठबंधन टूटने की अटकलों से इंकार कर दिया है। वहीं पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया है कि हाल ही में पार्टी छोड़कर एनसीपीआई में शामिल हुए 3 सांसद अब दोबारा टीएमसी में लौटना चाहते हैं। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सौगत रॉय ने कहा कि एनडीए की हालिया बैठक में इन 3 सांसदों की अनुपस्थिति ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका दावा है कि इनमें से 2 सांसदों ने उनसे संपर्क कर पार्टी में वापसी की इच्छा जताई है, जबकि तीसरे सांसद के साथ भी बातचीत चल रही है। सौगत रॉय ने कहा कि राजनीतिक परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं और कई नेता अपने भविष्य को लेकर नए विकल्प तलाश रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एनसीपीआई ने टीएमसी के इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। पार्टी का कहना है कि सभी सांसद एकजुट हैं और किसी के वापस लौटने जैसी कोई स्थिति नहीं है। एनसीपीआई ने टीएमसी पर राजनीतिक भ्रम फैलाने का आरोप भी लगाया है। दोनों दलों के दावों और पलटवार के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। हालांकि जिन सांसदों को लेकर यह दावा किया गया है उनकी ओर से अब तक कोई सार्वजनिक बयान सामने नहीं आया है। ऐसे में पूरे मामले पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ी सौगात देते हुए लक्ष्मी योजना की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को इस योजना का आधिकारिक पोर्टल लॉन्च किया। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और जरूरतमंद परिवारों को राहत देना है। पोर्टल शुरू होने के साथ ही पात्र महिलाएं ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी और अपने दस्तावेज अपलोड कर योजना का लाभ ले सकेंगी।
सरकार ने दावा किया है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और डिजिटल होगी, जिससे लाभ सीधे पात्र महिलाओं के बैंक खातों में भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये योजना महिलाओं के सम्मान, आत्मनिर्भरता और आर्थिक सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आवेदन प्रक्रिया सरल रखी जाए ताकि अधिक से अधिक पात्र महिलाएं इसका लाभ उठा सकें। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि आवेदन करने वाली महिलाओं के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा और पात्र पाए जाने के बाद ही राशि जारी की जाएगी। दिल्ली सरकार का मानना है कि इस योजना से लाखों महिलाओं को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा और उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। योजना के शुभारंभ के साथ ही महिलाओं में इसे लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं कौशाम्बी के चायल विधानसभा क्षेत्र के अशरफपुर गांव में विकास कार्यों में कथित भ्रष्टाचार को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश खुलकर सामने आया है। ये गांव भाजपा नेता शिव मोहन मौर्य का पैतृक गांव बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव पर सरकारी योजनाओं में बड़े पैमाने पर अनियमितता और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सड़क, नाली, इंटरलॉकिंग, हैंडपंप, रिबोर, हैंडपंप मरम्मत, स्ट्रीट लाइट समेत कई विकास कार्यों को सरकारी अभिलेखों में पूर्ण दिखाकर भुगतान करा लिया गया, जबकि धरातल पर कई काम अधूरे हैं या उनकी गुणवत्ता बेहद खराब है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई स्थानों पर विकास कार्य शुरू ही नहीं हुए, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में उन्हें पूरा दर्शा दिया गया। उनका कहना है कि सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है और गांव के विकास के नाम पर सिर्फ कागजी कार्रवाई की गई है। ग्रामीणों ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कराने की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर निष्पक्ष जांच कराई जाए तो कई और अनियमितताओं का खुलासा हो सकता है। मामले के सामने आने के बाद प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। हालांकि ग्राम प्रधान और सचिव पर लगाए गए आरोपों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। प्रशासन का कहना है कि शिकायतों की जांच कराई जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर जी देखिए, हमारे इधर ना नाली बन रही है और पानी के लिए दिक्कत हो रहा, हमारी ना कॉलोनी बनी, ना हमारा राशन कार्ड बन रहा है। जो बम्बा का मरम्मत नहीं होती उसका पैसा निकाल लिया जाता है, किसी को पता नहीं चलता। कहीं खड़ंजा लगा है तो कहीं अधूरा पड़ा है, उसका पैसा निकाल लिया जाता है। नरेगा में जो भी काम करते हैं, 20 लोग काम किए हैं, 10 लोग का और पैसा निकल जाता है। न मिले, न राशन मिल रहा, वो को बंद कर दी, नहीं मिला। समस्या यह है कि नाली नहीं बन रही है, कॉलोनी नहीं मिल रही है। हमें सर जी ना घर रहा का ना, हमें क्या बोले थे, पानी न जाए न टोटी जाए, हमें पानी भर जाए, गांठी भर धोती से खोल के आई जाई थी। अरे कुछ नहीं, न नाली न ओली, कचरा में आओ जाओ धोती से खोल के। हमार कौन समस्या है भाई, रजवाड़न के सुनाई की हमार सुनाई। जो ने तो बड़ा घूंघूट काट के आती, उनका कॉलोनी दे थे। हमारे 80 साल के ठाड़न तो हमका न कॉलोनी दे थे, न हमारा घर बन जाता है, न हमारे कैसे पानी आवे, न बम्बा में पानी बनवाए। तब वहीं पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई चेतावनी के बाद ईरान ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि अगर उसके ऊर्जा ढांचे पर हमला किया गया तो वो पूरे पश्चिम एशिया में ऊर्जा से जुड़े महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाएगा। ईरान के वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि किसी भी नए सैन्य हमले का जवाब पूरी ताकत से दिया जाएगा और इसके लिए व्यापक रणनीति तैयार है। यह बयान ऐसे समय में सामने आया है जब ट्रंप ने ईरान के खिलाफ और सख्त सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी है। ईरान ने साफ कहा है कि अगर उसके तेल, गैस या बिजली से जुड़े हुए प्रतिष्ठानों पर हमला हुआ तो जवाबी कार्रवाई केवल ईरान तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि पूरे क्षेत्र के ऊर्जा ढांचे को प्रभावित कर सकती है। इस बयान के बाद पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो इसका असर वैश्विक तेल आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर भी पड़ सकता है। फिलहाल दुनिया की नजरें दोनों देशों के अगले कदम पर टिकी हैं, जबकि कई देशों ने संयम बरतने और तनाव कम करने की अपील भी की है। वहीं राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत की महिला मुक्केबाज प्रीति पवार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश को एक और स्वर्ण पदक दिला दिया है। महिलाओं के 54 किलोग्राम वर्ग के फाइनल मुकाबले में प्रीति ने कनाडा की स्कारलेट डेलगाडो को एक तरफा अंदाज में हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। मुकाबले की शुरुआत से ही प्रीति पूरी तरह आक्रामक नजर आई और उन्होंने अपने तेज पंच, बेहतरीन फुटवर्क और सटीक रणनीति से कनाडाई मुक्केबाज को लगातार दबाव में रखा। तीनों राउंड में भारतीय खिलाड़ी का दबदबा साफ दिखाई दिया, जिसके बाद निर्णायकों ने सर्वसम्मति से प्रीति पवार को विजेता घोषित कर दिया। इस शानदार जीत के साथ भारत के मुक्केबाजों का राष्ट्रमंडल खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन लगातार जारी है और पदक तालिका में भी भारत की स्थिति और मजबूत हो गई है। प्रीति पवार की इस ऐतिहासिक सफलता पर देश भर में खुशी का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल जगत की कई हस्तियों और खेल प्रेमियों ने उन्हें बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह जीत भारतीय महिला मुक्केबाजी की बढ़ती ताकत का बड़ा प्रमाण है। प्रीति की मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। उनकी इस उपलब्धि से देश भर के युवा खिलाड़ियों, खासकर बेटियों को नई प्रेरणा मिलेगी। भारत को उम्मीद है कि राष्ट्रमंडल खेलों में उनकी खिलाड़ी आगे भी इसी तरह शानदार प्रदर्शन कर अधिक से अधिक पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाएंगे।
वहीं देश भर में मॉनसून एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने 2 अगस्त को देश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान के अनुसार 13 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है, जबकि कुल 17 राज्यों में बारिश की गतिविधियां तेज रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु समेत कई राज्यों में तेज बारिश के साथ गरज चमक की आशंका जताई गई है। पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन और निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने, सुरक्षित स्थानों पर रहने और बिजली गिरने के समय खुले स्थानों से दूर रहने की अपील की है। प्रशासन को भी संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्क रहने और राहत बचाव दलों को तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक कई राज्यों में मानसून सक्रिय रहेगा और स्थानीय प्रशासन को मौसम संबंधी ताज़ा अपडेट पर लगातार नजर रखने की जरूरत होगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।